Matthew Arnold. As we know, Matthew Arnold is a Victorian age writer. He is very famous writer. इनके जो है कई ऐसे वर्क हैं जो जहाँ पर ये प्रेस्क्राइब्ड नहीं है वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमें जानना होगा कि ये किस एज से है, हिस्टोरिकल से। तो विक्टोरियन के हैं। विक्टोरियन कब से कब तक के आता है? हम सब लोग जानते हैं कि 1832 या फिर 1837 से लेकर के 1901 तक के विक्टोरियन एज माना जाता है। इसे भी हम दो पार्ट में बांट करके, कई स्कॉलर्स को बांट करके देखते हैं, उन्होंने इसका एनालिसिस दिया है पूरी एज का। एक जो है 1832 टू लेकर के, लिख दे रहा हूँ 18, और बढ़िया लिखते बनता नहीं, समझ लीजिए इसे, 32 टू लेकर के आपका जो है 32 या 37 स्टार्टिंग ही है, से लेकर के 1870 तक, 1870 तक, ये इसका फर्स्ट पीरियड माना जाता है। और 1871 से लेकर के 1901 तक के, ये इसका सेकंड जो है पीरियड माना जाता है, सेकंड फेज माना जाता है। किसका? विक्टोरियन एज का। तो चूंकि जो है मैथ्यू आर्नल्ड का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1822 में है, और इनकी जो राइटिंग है 49 से स्टार्ट हो जाती है और लगभग 70 तक के ये पीक पर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए जो है इनको अगर हम कैटेगराइज करें तो प्री विक्टोरियन एज के राइटर हम इन्हें कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विक्टोरियन राइटर, और सेकंड अगर क्वेश्चन बने तो प्री विक्टोरियन राइटर जो है इन्हें कहा जा सकता है। कुछ हम सबसे पहले बायोग्राफिकल पॉइंट इनके देखेंगे, फिर इनके वर्क्स पर हम चलेंगे। Born on 24 December 1822 इन लेलहम ऑन थेम्स, मिडलसेक्स, इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। एल्डेस्ट सन ऑफ थॉमस आर्नल्ड, अ फेमस हेडमास्टर ऑफ रग्बी स्कूल। ये स्कूल का ध्यान रखिएगा, ये जो है इनके करियर से काफी जुड़ा रहा, बाद में इनका करियर भी यहीं से स्टार्ट होता है। एंड मैरी पेनरोज आर्नल्ड, इनके मम्मी पापा कौन हो गए? एक तो थॉमस आर्नल्ड और मम्मी इनकी हो गई मैरी पेनरोज आर्नल्ड। Arnold's father, a leading figure of in British educational reform, deeply influenced his world views. His mother's lineage was also intellectuals, contributing to his cultural and intellectual environment. इनके पिताजी उस समय के काफी जो है एक बौद्धिक श्रेणी में आने वाले इंटेलेक्चुअल्स माने जाते थे और शैक्षिक जगत में उनका काफी असर था। Arnold had a significant literary and intellectual figures as siblings. Tom Arnold, ये भी काफी पढ़े लिखे थे, वो क्या थे? प्रोफेसर थे। एंड विलियम गिलेफील्ड आर्नल्ड एक नॉवलिस्ट एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, जैसे कि हम लोगों के IFS होते हैं इस तरह के, वो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट में ऑफिसर थे। मतलब एक बहुत ही अच्छी वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक नोट हमने दे रखा है, जॉन केबल, अ लीडर ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, जिनको जो है पायनियर भी माना जाता है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का, टेक ट्रेड मूवमेंट का। वो जो है इनके गॉडफादर थे, मतलब उनके जो है कोच कह सकते हैं, मेंटर कह सकते हैं, या इनकी गाइडलाइन को जो है ये फॉलो करते थे। जैसे सैली को पढ़ते हैं तो गोडविन आ जाता है, ऐसे ही यहाँ पर जो है आप मैथ्यू आर्नल्ड को पढ़ते हैं तो जॉन केबल को दिमाग में बना लीजिए। और जॉन केबल वैसे भी जो है किसी भी एग्जाम में जाओ तो इनका इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से ये जुड़े हुए बहुत ही फेमस हस्ती हैं। अर्ली लाइफ की अगर हम बात करें तो अर्ली ट्यूटेलेक्स, मतलब इनकी पढ़ाई बाय हिज क्लेरिकल अंकल जॉन बैकलैंड इन लेलहम। इनकी जो पहली पढ़ाई या शुरुआती पढ़ाई जो है लेलहम में होती है, और इनके जो अंकल के द्वारा इन्हें का जो है पढ़ाई लिखाई आगे कराई जाती है, जिनका नाम होता है जॉन बैकलैंड। In 1836, Arnold attended the Winchester College but soon returned to rugby school where he studies under his father. ये जो है 1836 में एक विंचेस्टर कॉलेज में इनरोल्ड होते हैं, लेकिन जल्दी ही रिटर्न होकर अपने पिताजी के
रग्बी स्कूल में आते हैं, वहीं पर पढ़ाई अपनी करते हैं। Demonstrated an early talent for poetry, winning prize for his verse, including Alaric at Rome, a poem writing during his time at Rugby। जब पिताजी के स्कूल में पढ़ रहे थे तभी से जो है इनका पोइटिक जो है टैलेंट सामने आने लगा था। इन्होंने एलारिक रोम करके एक पोइम लिखी थी जो कि उस समय काफी फेमस हुई और उसे प्राइज भी मिला। 1840 ही मैट्रिकुलेटेड एट बेलियल कॉलेज। बेलियल कॉलेज से जो है मैट्रिकुलेशन इन्होंने हासिल किया जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता था। वेयर ही डेवलप्ड लाइफ टाइम फ्रेंडशिप विथ आर्थर ह्यूक्ला। यह नाम बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसी पे जो है इन्होंने एक फेमस वर्क लिखा है थेरेसिस, जो कि एक पास्टोरल एलिजी कंसिडर किया जाता है और वो टीजीटी में भी ये वर्क आपको देखने को मिला होगा। A fellow poet and intellectuals, he graduated in 1844 with second class honor in literature, humanities, classical studies में जो है इन्होंने 1844 में जो है इन्होंने ग्रेजुएशन हासिल किया। अब हम बात कर लेते हैं इनका जो करियर डेवलपमेंट कब हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि एज ए इंस्पेक्टर इन्होंने करियर स्टार्ट किया था अपना, और कुछ लोग मानते हैं कि एज ए टीचर इनका करियर स्टार्ट हुआ था। आज दोनों फैक्ट हम आप लोगों के सामने रखेंगे, खुद निर्णय लीजिएगा कि आखिर इनका करियर स्टार्ट कैसे हुआ था, और बाद में इस चीज को आप बताइएगा भी हमें। आफ्टर अ शॉर्ट, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट करके भी आप इसे बता सकते हैं। हालांकि ये वीडियो यूट्यूब पे पब्लिकली नहीं जाता है, ये पेड वालों को ही मिलता है। आफ्टर अ शॉर्ट स्टिंट टीचिंग रग्बी, he was elected a fellow of Oriel College, Oxford in 1845। पहली बार जो है ये शॉर्ट थोड़ा सा टीचिंग किया इन्होंने रग्बी में, अपने पिताजी के स्कूल में पढ़ाया भी है। बाद में जो है फेलो लेक्चरर अपॉइंट कर दिए गए थे ओरियल कॉलेज में 1845 में। इन 1847 ही बिकेम प्राइवेट सेक्रेटरी टू लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। इनके प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए 47 में। In 1851, Arnold was the appointed Her Majesty's Inspector of School, a position he held for 35 years. His work as a school inspector made him a key figure in advocating state regulatory secondary education। देखिए जब ये 1851 में इंस्पेक्टर एजुकेशन इंस्पेक्टर बने, तब से जो है इनका करियर ज्यादा फेमस हुआ। तो लोगों का मानना है कि इनका जो करियर है वो एज ए एजुकेशन इंस्पेक्टर के तौर पर देखा जाना चाहिए, लेकिन कई क्रिटिक्स मानते हैं कि इन्होंने स्टार्टिंग करी थी रग्बी में पढ़ाने के लिए, बाद में जो है ये ओरियल कॉलेज में फेलो भी नियुक्त किए गए, तो इसलिए उनका एक टीचिंग प्रोफेशन ही सबसे प्राइमरी माना जाना चाहिए। मैरिज की अगर हम बात करें तो मैरिज ही मैरिड फ्रांसिस लूसी वैटमैन्स, डॉटर ऑफ प्रोमिनेंट जज की लड़की थी। इन 1851 में ही जो है ये इंस्पेक्टर बनते हैं और उसी ईयर जो है इनकी शादी हो जाती है। देयर मैरिज प्रोड्यूस 6 चिल्ड्रंस, ऑल्दो सेवरल डाइड यंग्स, बहुत कई बच्चे जो इनके पहले ही खत्म हो गए। लेटर एयर्स एंड डेथ की अगर हम बात कर लें, Arnold's later year were marked by his travels, lectures in the US and Canada, and his growing role as a public intellectual. He died suddenly of heart failure on 15th April 1888 while running to meet a tram in Leopold to see his daughter। शायद इनकी डॉटर जो है उस ट्रैम में थी, जो वहाँ देखा होगा इंग्लैंड में रोड पे ही ट्रेन टाइप में चलती हैं, तो उससे मिलने के लिए जा रहे थे और दौड़ लगाए उसको पकड़ने के लिए, और अचानक से इनको हार्ट अटैक आ गया और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये 1888 में इनकी मृत्यु होती है और 22 में जो है इनका जो है जन्म होता है। तो ये तो रहा इनका एक बायोग्राफिकल फैक्टर्स जो कि इनकी एक्चुअल लाइफ से रिलेटेड है। अब हम देख लेते हैं कि आर्नल्ड का लिटरेरी कैरियर कैसे जो है आगे धीरे धीरे डेवलप हुआ है। 3 फेज में हम आर्नल्ड को पढ़ेंगे। पहला बायोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड इनके ऑल वर्क्स को एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ में, और थर्ड इनके मेजर वर्क्स विथ एग्जाम
टिप्स के साथ में हम कंप्लीट करेंगे इनको। हमारी आवाज क्लियर है? स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर। यस सर। धन्यवाद। अर्ली वर्क की अगर हम बात कर लें तो द स्टेट रेवलर एंड अदर पोइम्स 1849 में इनका आता है, जो कि जो है इनका फर्स्ट पब्लिश कलेक्शन इनका माना जाता है। ये वर्क जो है अनोनिमसली इनका पब्लिश्ड होता है। इंक्लूड द फॉरसेकन मरमन अ लिरिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ द मैथोलॉजिकल थीम। कई जो है वर्क इसमें मैथोलॉजिकल थीम को लेकर के आते हैं। इसमें कब आता है? 1849 में आता है। तो ये चीज है। एक तो इनका जो है करियर स्टार्ट कब होता है? तो पहला तो रग्बी चैपल स्कूल में ही सबसे पहले एक पोइम लिखते हैं। फिर जो है आपने देखा कि 1851 में जो है इंस्पेक्टर बन जाते हैं। और फिर यहाँ जो है इनका 1849 में ही, इसके पहले एक कलेक्शन एनोनिमसली पब्लिश हो जाता है। पहले जब लोग पब्लिश करते थे तो पता नहीं पब्लिक का क्या बिहेव हो, इसलिए नाम वाम नहीं देते थे। सोचते थे अगर ये पब्लिक होगा तो फिर सेकंड हम बताएंगे कि हमारा ही था, वो नहीं हुआ तो फिर छोड़ देते हैं उसको। अगला इनका जो है देखिए कलेक्शन आता है इम्पेडोकल्स ऑन एटेना एंड अदर पोएम्स 1852 में आता है। इनको थोड़ा कोरिलेट करके याद करिए इनकी शादी के 1 साल के बाद। और पहला कब आता है? शादी के 1 साल पहले। शादी कब होती है? 51 में। द कलेक्शन एक्सप्लोर थीम द एक्सटेंशनल स्ट्रगल इंक्लूडिंग द फेमस फिलोसफिकल पोएम्स इम्पेडोकल्स ऑन एटेना, जो कि एक सुसाइड की स्टोरी इसमें दिखाई गई है। सुसाइड ऑन माउंट एटेना, ये चीज दिखाई गई है इसमें। एक थर्ड लेवल पर इनका आता है पोइम्स न्यू एडिशन के नाम से आता है 1853 में। हंड्रेड्स कई जो है फेमस इनके वर्क्स इसमें आते हैं, लाइक सोहराब एंड रुस्तम, द स्कॉलर, जिप्सी। पोइम्स सेकंड सीरीज एक 1854 में आता है। इसमें भी कई महत्वपूर्ण वर्क्स इनके आते हैं। इसमें जो है ये एक नॉर्स मैथोलॉजी को भी इन्होंने डील किया है इसमें, इस जो है कलेक्शन में। और इसमें जो है इन्होंने विक्टोरियन कंसर्न्स को भी दिखाया है। उस समय के जब ये थे अपने एज में, तो उस समय विक्टोरियन में कई सस्पेंस चल रहे थे कि कहीं पर रिलीजियन और साइंस का मैटर चल रहा था। फिर साइंस रिलीजन को डोमिनेट करता था, रिलीजन साइंस को डोमिनेट कर रहा था। तो वहां की चीजों को, और लोग जो है मेटलिस्टिक होते चले जा रहे थे, तो भौतिकवाद ज्यादा बढ़ता चला जाता था, ईश्वर में और धर्म में आस्था कम होती जा रही थी। उसको लेकर के यहाँ पर इन्होंने कंसर्न दिखाया है। डावर बीच इनका बहुत फेमस वर्क आता है 1867 में। यहाँ पर इन्होंने रिलीजियस फेथ को लेकर के कई इसमें प्यारी प्यारी लाइनें भी हैं। और उनको जब हम पढ़ेंगे डिटेल स्टडी में, तो कई इसमें ऐसी लाइनें हैं जो आप डेली लाइफ में जो है उनको यूज कर सकते हो और अपने साथी को भी उनको डेडिकेट कर सकते हो। थायरिसिस इनका एक पास्टोरल एलिजी है, 1866 में आता है। इसका डेट ही और नाम ही इम्पोर्टेंट है, वो किसी भी एग्जाम के लिए हो। ये आथर हु क्लाप पे लिखा गया है, क्योंकि ये इनके खुद ही समकालीन राइटर थे, इसलिए जो है पास्टोरल वर्क जो है इनका एक माना जाता है, पास्टोरल एलिजी माना जाता है। स्कॉलर जिप्सी भी इसी जो है के साथ में इनका आता है। प्रोज वर्क की अगर हम बात करें तो एसे इन क्रिटिसिज्म 1865 टू और 1880 लास्ट तक के जो है इसमें कई अमेंडमेंट्स आते हैं। हम डिटेल वर्क जब पढ़ेंगे तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ये एक इनका फेमस एसे था जहां पर कई चीजें उन्होंने लिटरेचर के विषय में कई डिफिनेशंस और क्रिटिसिज्म अपना दिया है। कल्चर एंड एनार्की इनका एक प्रोज वर्क है। अर्नल्ड का सेकंड फेमस वर्क सोशल क्रिटिसिज्म, इसमें डील किया गया है। इसी में इन्होंने पैलेस्टाइन और हेब्रू जैसे जो है टर्म्स क्वाइंड किए हैं। डिटेल में पढ़ेंगे तो सारे टर्म्स जो है हम यहाँ पर बताएंगे कौन कौन से टर्म इसमें दिया है। लिटरेचर एंड डोगमा 1873 में आता है। इसमें जो है मॉरलिटी टच इन्होंने दिया है और कुछ अपने पर्सनल इमोशंस भी रिफ्लेक्ट कर होते हैं इसमें। और क्रिश्चियनिटी को लेकर के इनके व्यूज यहाँ पर निकल करके सामने आते हैं। स्टडी ऑफ पोइट्री, यहाँ पर भी कई आपको डिफिनेशंस मिल जाएंगी। ये डिफिनेशंस हमारे किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली पीजीटी बट आल्सो एवरी एग्जाम्स वेयर इंक्लूडेड इंग्लिश लिटरेचर।
ऑल नोटेबल्स वर्क बाय अनरल्ड, ये तो कुछ हमने ऐसे वर्क बताए जो एग्जामिनर की और एग्जाम्स के चारों तरफ रहते ही रहते हैं, और कुछ ऐसे इनके वर्क्स हैं जो जनरली पब्लिक डोमेन में है और वेल फेमस है। जैसे कि सबसे पहला स्ट्रेट रेवलर जो पोइम्स आती है, इसके साथ में फ्रैंकमैन, मरमन्स और द सिक किंग और बोखरा, ये भी इसके साथ में आता है। इम्पेडोकल्स ऑन एटेना एंड अदर पोइम्स, इसके साथ में जो है द बरियल लाइफ, इम्पेडोकल्स एंड एटेना, और लाइन ऑन द किंगस्टन गार्डन्स और टिस्टन एट द इस्यूल्ट, समर नाइट्स और स्विट्जरलैंड, ये इस पोइम के साथ में 6 पोइम्स आती हैं। जो 53 में इनकी पोइम आती है 1853 में, उसमें सोहराब एंड रुस्तम, कई इसमें महत्वपूर्ण वर्क आते हैं। आपसे ये भी पूछा सकता है कि ये सोहराब एंड रुस्तम है वो किस ईयर में आता है या किस कलेक्शन में आता है, तो पोइम्स का नाम कलेक्शन था, उसी में आता है। क्लासियस साइंस जो है और सोहराब रुस्तम एक सेकंड और एक अदर पोइम्स के नाम से आता है, उसमें कई पोइम्स शामिल होती हैं। द स्कॉलर जिप्सी इसी में आता है, और जो है चर्च ऑफ प्रो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कैट और मेमोरियल वर्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, कई वर्क एग्जाम से पूछा गया है। स्टेंजा इन द मेमोरी ऑफ आर्थर ओबेरमन्स और पोइम ऑफ सेकंड सीरीज 1855 में जो आता है, इसमें जो है एक आता है बाल्डर डेड, ये वर्क जो है पूछा गया है, हालांकि दूसरे स्टेट में पूछा गया है, अपने यहाँ तो नहीं, लेकिन ध्यान रखा जाना चाहिए। द मॉडर्न इनलाइटमेंट इन लिटरेचर, ऑक्सफोर्ड नवंबर 1857 में एक लेक्चर पब्लिश होता है इनका। और मेरोप एक ट्रेजिडी होती है इनकी, 1858 में आती, थोड़ा एक अलग वर्क है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। ऑन ट्रांसलेशन ऑन होमर इनका लेक्चर्स है, 1861 में आता है। द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर एक लेक्चर है इनका, 1867 में आता है। कि अगला है न्यू पोइम्स, जो वर्क आता है एशियन क्रिटिसिज्म, ये भी आता है 1865 एंड 1888। न्यू पोइम्स जो आता है 1867 में, डावर बीच, थायरसिस, रग्बी चैपल्स, ये सारे इनके बहुत ही महत्वपूर्ण जो वर्क हैं इसी में इंक्लूड होते हैं। द हेनियस ग्रेव, अ सादर्न नाइट, कल्चर एंड एनार्की एक अगला वर्क आता है 1869 में आता है। यस्टी पॉल्स प्रोटेस्टेंटिज्म 1870 में आता है। और फ्रेंडशिप गार्डलैंड आता है, लेक्चर ऑन डोगमा, ये कई बार पूछा गया है। गॉड एंड द बाइबल, इसमें इनके जो लिटरेचर रिलीजियस व्यूज है। लास्ट एसे ऑन द चर्च एंड रिलीजन, ये जो है इनका 16 नंबर का हमारे अकॉर्डिंग वर्क या कह सकते हैं कलेक्शन पोइम्स का, ये इतने आते हैं। तो ये तो जनरल जो है डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है, जिनके विषय में सब जानते हैं। इतना जो है हमने जो एनालिसिस किया अपने हिसाब से, मार्केट की जो बुक्स हैं या जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं, जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है अब तक के जो नोट्स, वहां से जो इम्पोर्टेंट चीजें मिली वो निकाल करके कंटेंट हमने आप लोगों को दिया है यहाँ पर। अब एक जो एनालिसिस हमने अब तक के लिया प्रीवियस एग्जाम्स का, पीजीटी का, तो अगर हमें एमरल्ड की तैयारी करना है तो हमें किन किन मुद्दों पर जो है बात करनी चाहिए और किन किन पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए। हमारे इस नोट्स को बनाने के पीछे मेहनत का और हमारे द्वारा किए गए एनालिसिस को की गुणवत्ता चेक करने के लिए जो हमने एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स दिए हैं यहाँ पर, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किसी भी पढ़ने वाले साथी से या सिलेक्टेड किसी साथी से या किसी गुरुजन से पूछिएगा, क्या ये एनालिसिस अनरल्ड को लेकर के सही है। अगर वो कहता है कि हाँ ये एनालिसिस सही है, तो फिर ये समझिएगा कि आपके द्वारा मेहनत, आपके लिए हमारे द्वारा मेहनत यहाँ पर की जा रही है। और अगर वो कहे कि नहीं ये तो एनालिसिस कोई नॉर्मल एनालिसिस है, इससे कोई मतलब है नहीं, पब्लिक डोमेन में चीजें हैं, आप ये नहीं ये पढ़िए, तो फिर मेरे प्लेटफॉर्म को आप लेफ्ट कर सकते हैं और कहीं दूसरी जगह अपनी जगह देख सकते हैं। हम पहले नंबर पर फोकस करेंगे अनरल्ड को पढ़ने में, कि उनको उनके जो वर्क्स हैं उनको जो है हमें उन पे अटेंशन देना होगा, सारे वर्क्स पे नहीं, कौन कौन से है जिन पे हमें स्पेशल जो है अटेंशन देना होगा। जैसे सोहराब एंड रुस्तम, इनका डावर बीच, स्कॉलर जिप्सी और थायरसिस, मेमोरियल वर्सेस ऑफ वर्ड्सवर्थ, एसे ऑन क्रिटिसिज्म,
और ये वर्क हमें जो है डिटेल में पढ़ने हैं। जब भी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम सारे के सारे पढ़ने हमको। और प्लस क्या करना है मुझे, इनकी थीम्स को जो है एनालिसिस करना है। किस वर्क की थीम क्या है, अगर किसी वर्क में कोई लॉस हुआ है तो वो थीम हमें पकड़ के रखनी है। अगर किसी में जो उन्होंने आधुनिकता दिखाई, मॉन्टी दिखाई है, वो थीम हमें वर्क पकड़ के रखनी है, उस वर्क की थीम को। और जहां पर उन्हें एक्सटेंशियलिज्म या फिर रिफ्लेक्शन, एक्सटेंशियल रिफ्लेक्शन दिखाया है, अस्तित्व की बात जिस भी वर्क में करी है, जहाँ पर फेथ और रिलीजन की बात करी है, साइंस और फेथ की बात करिए, ऐसे थीम वाले वर्क को हमको पकड़ के रखना है। बाकी दूसरे पॉइंट पे क्या करना चाहिए हमको अनरल्ड के लिए, अंडरस्टैंड द अनरल्ड सोशल क्रिटिक्स। सोशल को लेकर के अनरल्ड के क्या विचार रहे हैं, सामाजिक मुद्दों पर अनरल्ड के क्या विचार रहे हैं। जनरली हमने देखा है कि जो अनरल्ड है उनका कल्चर एंड जो अनार्की वर्क है वो मिडिल क्लास मटेरियलिज्म को डील करता है। तो इस तरह के जो वर्क हैं जो सोशल कल्चर को, सोशल सिचुएशंस को डील करते